एक सुदूर इलाके में पहाड़ों और नदियों से घिरा एक गांव था। बिजली नहीं थी, टेलीफोन नहीं बज रहा था। मिट्टी के घर, कुएं का पानी, बैलगाड़ियां और शाम की लालटेन की रोशनी। लोग सरल दिल, मेहमान नवाज है, लेकिन अशिष्ट, इतने अज्ञानी कि कभी कभी उनकी अच्छाई उनके लिए वरदान बन जाती थी। इसलिए आसपास के लोग इस शहर से कहा करते थे, मूर्खों का शहर। लेकिन इस शहर के लोग, उन्हें इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि गर्व से कहते हैं, हम सरल लोग हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते। वर्षों पहले सरकार ने गांव में नल लगाया था। सभी बहुत खुश थे कि अब कुएं की रस्सी नहीं खींचनी पड़ेगी, बस नल खोल दो, पानी आ जाएगा। लेकिन वह नल एक सप्ताह तक चला और फिर बंद हो गया। कोई कहता है जमीन सूख गई है, कोई कहता है पाइप में जिन्न है। नल अब बंद था, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव में यह प्रसिद्ध हो गया कि यह नल पानी देता है, लेकिन कोई रातों रात इसका पानी चुरा लेता है। पहले तो सब हंसे, फिर किसी ने कहा, मैंने एक बार चांदनी रात में किसी को नल से झुकते देखा, शायद वही चोर। बस दिन का समय था और फिर हर रात एक बुजुर्ग नल के पास पहरा देता था। नल सूखा है, पानी शून्य है, लेकिन पहरा जारी है। एक दिन नाजिरा की चाची ने पूछा, जब नल से पानी ही नहीं मिल रहा है तो चोरी कैसे हो रही है? लालाजी ने कहा, यही कारण है कि एक चोर है, एक निशान के बिना पानी चुरा रहा है। एक लड़के ने कहा, अगर नल चालू नहीं है तो यह पहरा क्या है? मुखिया ने कहा, बेटा तुम अभी भी बच्चे हो। गांव की रक्षा का मतलब सिर्फ चीजों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि अकीदे की भी रक्षा करना है। लड़का चुप हो गया और नल का पहरा जारी रहा, बिना पानी के, बिना चोर के, बिना कारण के। गर्मी का मौसम था। ग्रामीण नीम के पेड़ों के नीचे बैठकर हांडी में छाछ पीते और पुरानी कहानियां सुनाते। इसी बीच एक दिन गांव के जवान बबलू का ऊंट अचानक दीवार से टकरा गया। बबलू को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यह ऊंट पागल हो गया है, उसे एक पत्नी की जरूरत है। लोग हंसे, लेकिन प्रमुख ने कहा, नहीं, यह बहुत गंभीर बात है। जब जानवरों की भी जरूरत है तो हम इस ऊंट की शादी क्यों नहीं कर देते? पहले तो सब चुप रहे, फिर लालाजी ने कहा, और अगर इस ऊंट की शादी नहीं हुई तो यह बदतर हो जाएगा। यह ऐसा था जैसे किसी ने इसे धार्मिक कर्तव्य बना दिया हो। अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई, ऊंट की शादी होनी चाहिए, यह एक प्राकृतिक आवश्यकता है। 2 दिन बाद सभी ने दान इकट्ठा किया, कोई 10 रुपए, कोई 50, और एक बूढ़ी मां ने कहा, मैं उसकी शादी में खिचड़ी बनाऊंगी। बबलू हैरान था, उसका ऊंट अब दुल्हन को लेने जा रहा था। ग्रामीणों ने पास के गांव से ऊंटनी का इंतजाम किया। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। ऊंट के गले में माला रखी गई, उसकी पीठ पर कशीदाकारी कपड़ा बिछाया गया और बैंड बाजे लाए गए। शादी के बाद ऊंट कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर बैठ गया। लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। लेकिन अगली सुबह ऊंट फिर से उसी दीवार से टकराया। सब बबलू को घूरते रहे। उसने कहा, मैंने कहा, यह ऊंट थोड़ा अलग है। एक रात गांव में साहू राम का घर चोरी हो गया। चोर खिड़की से घुसा, एक तांबे का बर्तन, एक लकड़ी का हाथ और एक लालटेन ले गया। सुबह गांव में हुआ था बवाल। क्या चोर ने लालटेन भी चुरा ली? अब यह हद होगी। पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने छड़ी को जमीन पर मारा और कहा, हम चोर को ढूंढ निकालेंगे। लालाजी ने कहा, हमें उस लालटेन की जरूरत है, यह हमारे बड़ों की निशानी थी। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने रात में एक परछाई को चिराग के साथ सड़क से गुजरते देखा। प्रमुख ने तुरंत फैसला किया, यही बात है, जिसके पास चिराग है वह चोर है। पूरे गांव के हर घर की तलाशी ली गई। जहां भी लालटेन या दीपक मिला, उस व्यक्ति को बुलाया गया। सभी की एक लंबी लाइन। सवाल यह है, यह चिराग कहां से आया? किसी ने कहा, यह मेरे दादाजी का है। किसी ने कहा, यह शादी के समय आया था। किसी ने कहा, मुझे यह मस्जिद से मिला, इमाम ने दिया। अंत में पप्पू के घर में वही चिराग मिला जिस पर साहू राम का नाम था। वे सब चिल्लाए, यह चोर है। पप्पू रोने लगा।
मैंने यह चिराग एक पुरानी चीजों के मेले से खरीदा है। लेकिन पंचायत को यकीन था, अगर चिराग मिल गया है तो वह चोर है। चोर पकड़ा गया, दोषी ठहराया। पप्पू को 1 हफ्ते तक गांव की सफाई करनी होगी ताकि उसके दिल से गंदगी बाहर आ जाए। बहुत साल बाद पता चला, असली चोर गांव का चौकीदार निकला, जो अपनी निगरानी की नाकामी को छिपाने के लिए चुप रहा। गांव में हर साल सावन के महीने में मेला लगता था। बैलगाड़ी दौड़, कबड्डी, रस्साकशी और लड्डू खाने की प्रतियोगिताएं। लेकिन इस बार कुछ नया करने का फैसला किया गया। प्रमुख ने घोषणा की, इस साल एक विशेष प्रतियोगिता होगी, अंधे की दौड़। हर कोई चौंक गया। लालाजी ने कहा, क्या अंधा भाग जाएगा? मुखिया ने कहा, क्यों नहीं, वे भी इंसान हैं। यह एक समान अधिकार है। लोग भावुक हो गए। कुछ नाबीना बुजुर्ग, जिन्हें आमतौर पर पंचायत में चुप रहने के लिए कहा जाता था, अब प्रतियोगिता के नायक बन गए हैं। पूरे गांव में चर्चा थी। कुछ लोगों ने दाव लगाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि बशीरा अंधा जीत जाएगा, वह हंसी में भाग जाता है। नहीं भाई, मिट्ठू का बैलेंस अच्छा है, वो आगे जरूर बढ़ेगा। दौड़ के दिन सभी मैदान में जमा हो गए। 4 अंधे आदमी मैदान में खड़े थे। उनके हाथों में लाठी और उनके सिर पर पगड़ी थी। जैसे ही ढोल बजाए गए, हर कोई दौड़ने लगा, लेकिन चारों अलग अलग दिशाओं में। बशीरा खेत में गया, मिट्ठू नल के पास गिर गया और एक बुजुर्ग व्यक्ति दुकान में घुस गया। लोग हंसते हंसते थे, लेकिन लालाजी ने कहा, चुप, यह हमारा फख्र है। देखो, अंधा भी भाग सकता है। फिर पुरस्कार की घोषणा की गई। सबको बराबर का इनाम दिया गया, क्योंकि वे इरादे से भागे। उसी गांव में एक नदी बहती थी, मौसम के आधार पर कभी घुमावदार तो कभी सिकुड़ती हुई। पिछले 3 वर्षों से वर्षा थम गई थी और नदी पूरी तरह से सूख गई थी। किसानों के खेत प्यासे थे, मवेशी गरीब थे और लोग प्रार्थना करने के साथ साथ रणनीति के बारे में सोच रहे थे। एक दिन मुखिया जी ने गंभीर स्वर में कहा, हमने सब कुछ किया, प्रार्थना, दुआ, लेकिन नदी ने नहीं माना। शायद वह गुस्से में है। लालाजी ने कहा, हाँ, शायद वह कुंवारा है और यही कारण है कि वह नाराज है। अब हर कोई चौंक गया था। बूढ़ी मां ने कहा, तो फिर उसकी शादी कर दो। एक पल की चुप्पी के बाद एक शोर था, हाँ, नदी की शादी होनी चाहिए। तब शायद वह बहने लगे। कुछ दिनों बाद पूरा गांव नदी की शादी की तैयारी में जुट गया। बारात तैयार थी, घोड़े, बैलगाड़ी, बाजे, ढोल, सब कुछ। नदी के किनारे एक खाली मैदान में 5 मटकी बनाए गए थे। नदी की दुल्हनें। लोगों ने मटकी को लाल रंग के कपड़े पहनाए, उन्हें वस्त्र पहनाए और पगड़ी पहनाकर नदी को दूल्हा बना दिया। बारात मैदान में पहुंची, ढोल बजा, गाना हुआ, दरिया रे बह जा रे, दरिया रे बह जा रे। मुखिया जी ने पानी में एक नारियल फेंका और कहा, अब यह शादी पूरी हो गई है। लोगों ने तालियां बजाईं, बच्चों ने खुशी से नाचा और फिर आसमान में बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई। वे सब चिल्लाए, नदी खुश है, शादी स्वीकार कर ली है। बारिश हुई, लेकिन केवल 10 मिनट। नदी अभी भी नहीं बह रही है, लेकिन लोग संतुष्ट थे कि नदी खुश है, बाकी अपने आप चली जाएगी। गांव के प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक परीक्षा होनी थी। मास्टर चमनलाल, गांव में एकमात्र शिक्षित शिक्षक, सख्ती से घोषणा की, इस बार नकल नहीं होगी। जो सच्चे मन से मेहनत करेगा वह पास हो जाएगा। खबर सरपंच तक पहुंच गई। उसने कहा, अगर बच्चे फेल हो गए तो गांव की नाक कट जाएगी। कुछ ऐसा करो जो सभी पास हो। लालाजी ने कहा, तो हम खुद पेपर बनाते हैं। मास्टर साहब को आश्चर्य हुआ, लेकिन पंचायत ने आदेश दिया। परीक्षा के दिन बच्चों को दिए गए पेपर में लिखा था, चाय बनाने का तरीका बताइए। बच्चे हंस रहे थे, कुछ खुश थे। किसी ने लिखा, पहले पानी उबाले, फिर चीनी, फिर दूध, फिर चाय की पत्ती डाले। किसी ने लिखा, अगर चाय जल जाती है तो इसे दादी के हाथ से बनाओ। किसी ने चित्र बनाया तो किसी ने स्वयं चाय लाकर मास्टर जी को दे दी। परिणाम आया, सभी बच्चे पास हो गए।
पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। मुखिया जी ने कहा, हमारे बच्चे दुनिया में सबसे बुद्धिमान हैं। मास्टर चमन लाल एक कोने में बैठ गए और बस इतना कहा, चाय बनाने वाले तो बहुत है, लेकिन सच पढ़ने वाले बहुत कम है। एक सुबह गांव के बुजुर्ग हकीम अंकल गुस्से से पंचायत के मंच पर आए। उसके सफेद कुर्ते पर मिट्टी के निशान और हाथ में लकड़ी की छड़ी जमीन पर जोर जोर से सुनाई दे रही थी। वे चिल्लाए, किसी की भैंस ने मेरे खेत में घुसकर गोभी को नष्ट कर दिया है। मुझे न्याय चाहिए। मुखिया ने पूछा, किसकी भैंस थी? हकीम के चाचा ने जवाब दिया, वही काली भैंस जिसकी पूंछ पर सफेद धब्बा है, शायद करीम दीन का। करीम दीन ने कहा, यह झूठ है, मेरी भैंस बंधी हुई थी। वाद विवाद चलता रहा। अंत में प्रमुख ने कहा, आरोप लगे तो भैंस को पंचायत में बुलाया जाए। दोपहर तक भैंस पंचायत के सामने खड़ी थी। वह बहुत आराम से जागने लगा, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। लालाजी ने कहा, भैंस से पूछो, क्या वह खेत में गई थी? दर्शक हंसने लगे। करीम दीन ने कहा, अगर मेरी भैंस पर आरोप है तो उसे वकील की भी जरूरत है। प्रमुख ने तुरंत घोषणा की, आज से तुम भैंस के वकील बनोगे। रामजो लोहार। रामजो ने कागज, कलम और चश्मा निकाला और कहा, मेरी मुवक्किला भैंस निर्दोष है। वह एक अच्छी, घरेलू और चारा खाने वाली भैंस है। दर्शक हंसने लगे। करीम दीन की बेटी ने कहा, हमारी भैंस घंटी की आवाज पर भी चौंक जाती है, वह खेत में कैसे जाएगी? रामजो ने दलील दिया, गवाह पेश किए बिना आरोप लगाना कानून से जुल्म है। अंत में मुखिया जी ने शासन किया, चूंकि भैंस बोल नहीं सकती और कोई गवाह नहीं है, इसलिए आरोप साबित नहीं हुआ। हकीम चाचा ने कहा, यही है, मेरी गोभी चली गई और दंडित नहीं किया गया। मुखिया ने कहा, इल्जाम बेजुबान पर लगाया गया, इसे अल्लाह को सौंप दो। और सभी ने तालियां बजाईं। गांव के पूर्वी कोने पर एक पुराना बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ था और उसके नीचे रात में कभी कभी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात बबलू को तालाब के किनारे जाते समय एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। अगले दिन उसने एक आह भरते हुए कहा, मैंने देखा, जिन वही रहता है, तालाब का जिन। बस क्या हुआ, यह बात पूरे गांव में फैल गई। लालाजी ने कहा, यही कारण है कि हमारी भैंसें कम दूध दे रही है। बूढ़ी मां ने कहा, मैंने कल अपनी छोटी अंगूठी खो दी, निश्चित रूप से तालाब के जिन ने इसे ले लिया होगा। मुखिया ने पंचायत को बुलाया और यह निर्णय लिया गया, जिन को मनाया जाएगा। तालाब के चारों ओर चिराग जलाए गए, चावल फेंके गए और एक पुजारी को बुलाया गया जो शहर से आया था और खुद को जिन पकड़ने वाला कहता था। पुजारी ने तालाब का चक्कर लगाया और कहा, यह जिन गुस्से में है, वह शेरनी, शरबत और चांदी चाहता है। पूरे गांव से चंदा इकट्ठा किया गया। एक चांदी की अंगूठी, शरबत की एक बोतल और गुड़ पुल के किनारे पर रखा गया था। अगली सुबह सभी लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हुए और देखा, सभी चीजें गायब है। पुजारी ने घोषणा की, देखो, जिन खुश हुआ। सब ने तालियां बजाई। लेकिन उसी शाम रमजू अपने बच्चों से यह कहते पाया गया, अरे कमबख्तो, शरबत का आधा बोतल बचा है, वो मुझे देना। जी हाँ, जिन कोई और नहीं, रमजो और उसके बच्चे थे, जो रात को तालाब के किनारे चीजें उठा ले जाते थे। गांव के एक दिन मास्टर चमन लाल बच्चों को पढ़ाते हुए थक गए। उन्होंने बोला, ये बच्चे रोज स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं, लेकिन बकरियां रोज वक्त पर आती है। ये जुमला मजाक में कहा गया, मगर लाला जी ने इसे दिल पर ले लिया। शाम को उन्होंने पंचायत में ऐलान किया, अगर बकरियां इतनी पाबंद वक्त है तो क्यों न उनको तालीम दी जाए। मुखिया जी ने जोश में कहा, बिल्कुल, यही तो हमारा विजन है, सबके लिए तालीम, इंसान हो या हैवान। चुनाचे अगले हफ्ते गांव में एक नई तख्ती लगी, गवर्नमेंट बकरी यूनिवर्सिटी, बेवकूफ नगर। उधर मास्टर चमन लाल हैरान, ये क्या हो रहा है? मगर पंचायत ने उन्हें ही बकरियों का प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया। मास्टर जी को मजबूरन कमर कसनी पड़ी। पहले दिन क्लास में 10 बकरियां, 1 बकरा और 2 बकरे के बच्चे हाजिर थे।
मास्टर जी ने तख्ती पर अलिफ लिखा। बकरी ने मैं की आवाज निकाली। मास्टर जी बोले, चलो इर्तिका हो रहा है। रफ्ता रफ्ता बकरियों को बैल पढ़ाया गया। बकरों को खुशकती और कुछ बकरियां तो इतनी जी निकली कि पानी की बाल्टी से अपने अक्स पर तंज करने लगी। फिर इम्तिहान का वक्त आया। सवाल था, खचरी क्या है? एक बकरी ने जवाब में मास्टर की किताब खा ली। मास्टर जी ने पर्चा चबाया देखा और कहा, ये बकरी पास हुई है, इल्म हजम करने की सलाहियत रखती है। आखिरकार यूनिवर्सिटी का पहला कन्वोकेशन हुआ। बकरियों को जाली डिग्रियां दी गईं। बकरी अदब, बकरा फलसफा, चराइयात में मास्टर डिग्री। तालियां बजीं और मुखिया जी बोले, अब अगर कोई कहे कि हमारा गांव जाहिल है तो बता देना कि हमारी बकरियां भी पढ़ी लिखी है। त्रात्तिनो त्रात्तिनो। एक दिन गांव के बबलू ने स्कूल से वापस आकर ऐलान किया, टीचर ने कहा है कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें फैक्ट्री लगानी होगी। ये बात सीधी मुखिया जी तक पहुंची। मुखिया जी ने फौरन पंचायत बुलाई और फरमाया, गांव की तरक्की के लिए अब वक्त आ गया है कि हम भी फैक्ट्री लगाए। लाला जी ने पूछा, मगर फैक्ट्री किस चीज की हो? बबलू बोला, बांस की, हमारे पास बांस बहुत है, बांसों की फैक्ट्री लगाए। सब ने सर हिलाया। रमजो लुहार ने कहा, बांस से बहुत कुछ बन सकता है, बैलगाड़ी, सीढ़ी, पंखा, बल्कि हवाई जहाज भी। ये सुनकर मुखिया जी खुश हो गए। तो अब हम जहाज बनाएंगे, बांस का जहाज। फैक्ट्री के लिए खेत खाली कराए गए, बांस काटकर ढेर किए गए और एक लकड़ी की झोंपड़ी पर तख्ती लगा दी गई। बेवकूफ बांस एरोस्पेस फैक्ट्री। बच्चों को ढोल बजाने का काम मिला, बड़ों को बांस सीधे करने का और मुट्ठों को पर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो भी मुर्गियों के पर। 3 महीने की मेहनत के बाद बांस का जहाज तैयार हुआ। एक बांस का फ्रेम, 4 पहिए, 2 पर और एक झूला पायलट के लिए। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। मुखिया जी को पायलट बनाया गया और जहाज को धक्का देकर गांव के टीले से नीचे छोड़ा गया। जहाज 2 सेकेंड के लिए हिला और फिर सीधा खेत में जा गिरा। मिट्टी का तूफान उठा। मुखिया जी जमीन पर औंधे। लोग दौड़े। मुखिया जी उठे, सर पर पट्टी बांधी और फखरिया बोले, जहाज ने जमीन को चूम लिया, यही हमारी जड़ों से जुड़ने की अलामत है। तालियां फिर बजीं और जहाज को पहला तजुर्बाती मॉडल करार दे दिया गया। एक दिन सुबह गांव का सबसे चालाक लड़का छगन हाथ में एक मोबाइल और एक चिकना सा पत्थर लेकर आया। बच्चों के हुजूम में बोला, देखो, ये मेरा खास पत्थर है, इससे मोबाइल चार्ज होता है। सब बच्चों ने हैरत से मुंह खोल लिया। गुड्डू बोला, वाह, ये तो साइंस है। छगन ने एक चालाकी की थी। वो पत्थर के नीचे पावर बैंक छुपाकर यूएसबी मोबाइल से जोड़ देता और ऊपर से बस पत्थर को छू कहकर सबको दिखाता कि देखो, बैटरी बढ़ रही है। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बेवकूफ नगर में एक लड़के ने पत्थर से मोबाइल चार्ज कर दिया। पहले दिन सिर्फ बच्चे आए, दूसरे दिन लाला जी आए, तीसरे दिन तो मुखिया जी भी बोले, इस पत्थर को फौरन महफूज किया जाए, ये हमारे गांव की तरक्की की बुनियाद है। छगन ने मौके का फायदा उठाया और एक बैनर लगा दिया, चार्जिंग पत्थर की खिदमत, सिर्फ 5 रुपए फी मिनट। लोग तारों में लग गए। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब पत्थर पर हाथ फेरते और खुश होकर वापस जाते। मास्टर चमन लाल ने शक किया और रात को आकर पत्थर को उलट कर देखा, नीचे पावर बैंक और वायर। अगले दिन मास्टर जी ने सबको बताया, ये धोखा है, साइंस नहीं, चालाकी है। छगन बोला, तो क्या हुआ मास्टर जी, हमने किसी से जबरदस्ती तो नहीं ली। मुखिया जी ने फैसला सुनाया, चूंकि गांव को उम्मीद मिली, धोखा नहीं, लिहाजा पत्थर को गांव का तरक्की पत्थर करार दिया जाता है। तालियां बजीं और पत्थर को पंचायत के सामने बाकायदा फ्रेम में रख दिया गया। एक रात गांव के बच्चे तालाब के किनारे बैठे सितारे देख रहे थे। अचानक छोटू बोला, काश मैं एक तारा तोड़कर लाता और उसे अपनी अम्मी के लिए जेवर बनवाता। ये बात सीधी लाला जी के कान में पड़ी और दूसरे दिन वो पंचायत में जाकर बोले, हमारे बच्चे जमीन से आगे सोच रहे हैं,
हमें आसमान से तारा तोड़ना चाहिए। मुखिया जी ने फौरन तायद की। हाँ, हम भी चांद पर जा सकते हैं, तो तारा क्यों नहीं तोड़ सकते? सब लोग संजीदा हो गए। रमजो लुहार ने कहा, मैं एक लंबा बांस तैयार करता हूं जो आसमान तक जाएगा। पूरे गांव में बांस इकट्ठे किए गए, कभी मछली पकड़ने वाले, कभी सब्जियां बेचने वाले, हत्ता की बकरियों के बांस के छप्पर तक खोल लिए गए। आखिरकार 40 बांस जोड़कर एक आसमानी बांस तैयार किया गया। उसे मैदान के बीचों बीच खड़ा किया गया। ऊपर जाने के लिए रस्सी की सीढ़ी बांधी गई और छोटू को बच्चों के नुमाइंदे के तौर पर चुना गया। छोटू ऊपर चढ़ता गया। 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट, फिर बांस जोर से चक्का और धड़ाम। छोटू सीधा घास के ढेर पर गिरा। किसी की हंसी निकल गई, किसी की चीख। लेकिन मुखिया जी बोले, हम फेल नहीं हुए, ये पहला तजुर्बा था। आइंदा बार हम बकरी यूनिवर्सिटी की डिग्री वालों से तारा तुड़वाएंगे। तालियां बजी और बांसों को फिर से झोंपड़ियों में लगा दिया गया। एक दिन पंचायत के चबूतरे पर लाला जी ने गहरी सोच में कहा, हमारी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा है, शायद वक्त ही उल्टा चल रहा है। मुखिया जी ने फौरन कहा, बिल्कुल, ये दुनिया की चाल हमें समझ नहीं आती। अगर हम खुद वक्त को उल्टा कर दें तो शायद समझ आने लगे। ये सुनते ही रमजो लुहार दौड़ा गया और पुरानी घड़ी लाकर उसकी सुइयां उल्टी घुमा दी। फिर सबने एक नारा लगाया, बेवकूफ नगर में अब वक्त भी अपनी मर्जी से चलेगा। उसके बाद गांव में सब कुछ उल्टा शुरू हुआ। स्कूल सुबह 4 बजे खुलने लगा और दोपहर 12 बजे छुट्टी के बजाय पढ़ाई का आगाज होता। खाने के बजाय लोग पहले बर्तन धोते, फिर खाली थाली देखकर कहते, खा चुके हैं। बैलगाड़ी उल्टी तरफ चलाई जाती, जिसमें बैल पीछे होते और गाड़ी आगे। और तो और मुखिया जी ने शादी की तकरीबात भी उल्टी कर दी। पहले रुखसती, बाद में बारात। एक दिन मास्टर चमन लाल ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? वक्त को उल्टा चलाने से काम सीधा थोड़ी होता है। मगर किसी ने सुना नहीं। फिर एक दिन स्कूल का बच्चा छोटू बेहोश हो गया। वो रात भर जागता रहा, क्योंकि उल्टे वक्त पर होमवर्क देना था। डॉक्टर बोला, ये उल्टी घड़ी का असर है, अगर फौरन सीधा न किया तो पूरा गांव बीमार हो जाएगा। अब पंचायत जमा हुई और 3 घंटे मशवरे के बाद फैसला हुआ, घड़ी को उल्टा रखने का वक्त अब खत्म हो चुका है, क्योंकि वक्त को उल्टा नहीं सीधा जीना चाहिए। तालियां बजी, घड़ी वापस सीधी की गई और सब ने सुकून का सांस लिया। गांव में पंचायत के इलेक्शन का वक्त आया। हर बार की तरह लाला जी, मुखिया जी और करीम दीन खड़े हुए, और हर बार की तरह इल्जाम, वादे, झूठे दावे और 2 दिन की मिठाई। लेकिन इस बार कुछ बदला, क्योंकि गांव का सबसे चुप रहने वाला नौजवान बबलू उठा और बोला, आप सब एक जैसे हैं, अब की बार हम वोट देंगे गधे को। लोग हंस पड़े, लेकिन बबलू ने संजीदगी से अपने गधे गुलाबी को नामजद कर दिया। उसकी तस्वीरें लगाई, पोस्टर छपवाए, गुलाबी गधा, ईमानदारी की अलामत। न वादा न झूठ, सिर्फ सीधी सीधी आहट। गांव वाले पहले तो हंसे, फिर सोचने लगे, कम से कम ये झूठ तो नहीं बोलता, न मक्खन लगाता है। कुछ ने तो मुखिया जी से तंग आकर बोला, इस बार गधे को मौका दो। इलेक्शन हुआ और नतीजा, गुलाबी गधा सदर मुंतखब हो गया। पूरे गांव ने तालियां बजाई। एक शानदार हलफ बर्दारी तकरीब हुई। गधे को हार पहनाया गया, माथे पर तिलक, और मुखिया जी की कुर्सी पर बिठा दिया गया। लाला जी बेजार होकर बोले, अब क्या ये फैसले करेगा? बबलू ने कहा, हाँ, ये खामोश फैसले करेगा, क्योंकि खामोशी तुम्हारे बोलने से बेहतर है। चंद दिनों में पंचायत पुरसुकून, मीटिंग्स में शोर खत्म, कोई बहस नहीं, और सबसे बढ़कर गधे ने कोई झूठा वादा नहीं किया। मास्टर चमन लाल ने कहा, शायद हम सब में यही खूबी होनी चाहिए, बोलने से पहले सोचना।